हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके की ब्रह्मास्त्र सीरीज़। और ये हमारी क्लास फर्स्ट है और इससे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस करवा चुकी हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आए और ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि आज इसमें हम लेंगे जीके जीएस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसे पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य है जो देश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है दूसरा सबसे अधिक, तो दूसरा है महाराष्ट्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ये दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला यानी कि फर्स्ट है, कौन सा है सबसे अधिक जनसंख्या। तो सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। ओके, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या है। और तीसरे नंबर पर किसकी है, तो ये है बिहार की। ठीक है, जनसंख्या सबसे अधिक है तीसरे नंबर पर बिहार की। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, तो ये है सिक्किम की। ओके, सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की और सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश की। ओके, इसके बाद हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या ये कहाँ की है, तो सबसे अधिक जनसंख्या है दिल्ली की। और सबसे कम जनसंख्या, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, तो ये है लक्षद्वीप की। ओके, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है दिल्ली की और सबसे कम है लक्षद्वीप की। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के सहयोगी थे। तो इनमें से अलीगढ़ आंदोलन के सहयोगी कौन थे, मोहम्मद इकबाल, अब्दुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी या चिराग अली। तो अलीगढ़ आंदोलन के सहयोगी ये थे चिराग अली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिराग अली यह अलीगढ़ आंदोलन के सहयोगी थे। फिर अब हम बात करें मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल ये कौन थे, तो मोहम्मद इकबाल ये है पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि थे। ओके, ये है पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि थे और इन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। ठीक है, किसने ये लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने ही लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ओके, तो ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि थे। फिर अब हम बात करें अब्दुल कलाम आज़ाद। तो अब्दुल कलाम आज़ाद ये कौन थे, तो यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ओके, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और यह आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। ओके, सबसे युवा अध्यक्ष थे यानी कि कम उम्र की। तो इनकी आयु कितनी थी, तो ये थी 35 वर्ष की आयु जब ये अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो इन्होंने सबसे पहले अध्यक्षता की थी 1923 में दिल्ली स्पेशल सेशन में। ओके, दिल्ली स्पेशल सेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी 1923 में। ठीक है ना, अब्दुल कलाम आज़ाद ने। और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था। ठीक है ना, 6 वर्ष तक का कार्यकाल इनका रहा। 1940 से 1945 तक इनका कार्यकाल रहा था अब्दुल कलाम आज़ाद का।
फिर बात करें इन्होंने किन किन पत्रिका को चलवाया, ठीक है ना। तो अब्दुल कलाम ने 2 पत्रिका चलवाई, ठीक है ना, 2 पत्रिकाएं चलवाई। तो ये कौन सी थी? तो ये थी, पहली है अल हिलाल। तो अल हिलाल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1912 में, जिसे 1914 में बैन कर दिया गया था। तो फिर इसके बाद इन्होंने अल बालाग की शुरुआत की, ठीक है। अल हिलाल के बाद अल बालाग की शुरुआत की 1915 में, ठीक है ना। पहले अल हिलाल की 1912 में, फिर अल बालाग की 1915 में इन्होंने शुरुआत की, ठीक है। तो 2 पत्रिकाएं इन्होंने चलवाई थी। फिर इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी है? तो इन्होंने पुस्तक लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम। ओके, ये इनकी किताब है, इंडिया विंस फ्रीडम। ओके, फिर अब हम बात करें बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी ये कौन थे? तो ये आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ओके, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कब बने थे? तो यह बने थे 1887 में मद्रास अधिवेशन में। ओके, 1887 में मद्रास अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ओके, तो जो मैं आपको डिटेल बता रही हूँ तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि भारत में पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है तो ये है पेरियार नदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेरियार नदी, जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। ये कहाँ से निकलती है पेरियार नदी? तो यह निकलती है शिवगिरी पहाड़ियाँ, शिवगिरी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, केरल से यह निकलती है, ठीक है। पेरियार नदी, पेरियार नदी यह केरल की सबसे लंबी नदी है। ओके, यह केरल की सबसे लंबी नदी है और इसे केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ओके, केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है पेरियार नदी को। ओके, ठीक है। फिर बात करें अब हम कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी ये कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी तो यह निकलती है महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र से यह निकलती है। ओके, कृष्णा नदी महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र से यह निकलती है। फिर बात करें दामोदर नदी। तो दामोदर ये नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है पलामू पहाड़ियाँ, पलामू पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर, पठार, झारखंड से यह निकलती है। ओके, पलामू पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर, पठार, झारखंड से दामोदर नदी निकलती है। फिर बात करें पोन्यार नदी। तो यह कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है नंदा पहाड़ियाँ से, ठीक है ना, नंदा या नंदी पहाड़ियाँ से यह निकलती है। कोलार जिला, कोलार जिला कर्नाटक से यह निकलती है पोन्यार नदी, ठीक है। नंदा पहाड़ियाँ, कोलार जिला कर्नाटक से यह निकलती हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट है, टुसु पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? तो टुसु पर्व यह किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? तो टुसु पर्व यह फसल उत्सव कहाँ का है? तो यह है झारखंड का, ठीक है। झारखंड राज्य का यह फसल उत्सव है। और टुसु पर्व में, टुसु पर्व पर देवी टुसु की पूजा की जाती है, ठीक है ना, देवी टुसु की पूजा की जाती है। और ये झारखंड के अलावा कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड के अलावा यह मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में
और उड़ीसा में। ओके, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में यह फसल उत्सव मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, तक्षशिला शिक्षा का केंद्र था, यह किस महाजनपद की राजधानी थी? तो तक्षशिला शिक्षा का केंद्र था और यह किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यह राजधानी थी गांधार की। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह गांधार की राजधानी थी। ठीक है ना, महाजनपद। तो तक्षशिला यह शिक्षा का केंद्र था जो कि होडो ने नष्ट कर दिया था। ठीक है ना, होडो ने इसे नष्ट कर दिया गया था। और ये कहाँ पर है? तो ये है पंजाब पाकिस्तान में यह स्थित है। ओके, पंजाब पाकिस्तान में यह स्थित था तक्षशिला शिक्षा केंद्र। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मंगोल आक्रमण पर जीत और सुरक्षा के लिए एक मजबूत और विशाल स्थायी सेना की स्थापना की? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने मंगोल आक्रमण पर जीत और सुरक्षा के लिए एक मजबूत और विशाल स्थायी सेना की स्थापना की? तो इसकी शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने ही मंगोल पर जीत की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ये कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी यह दिल्ली का शासक था। ठीक है ना, दिल्ली का यह शासक था अलाउद्दीन खिलजी। इसने अपने चचा जलालुद्दीन की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है ना, तो दिल्ली पर इसने शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी इसे अली गुरशब के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अली गुरशब के नाम से इसे जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी इसने चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई, चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई और यह दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने कौन कौन सी इमारतें बनवाई? तो इन्होंने बनवाए सीरी किला। ठीक है, सीरी का किला, हौज खास और अलाई दरवाज़ा। ठीक है, अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि, तो इनके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो यह इनके दरबारी कवि थे। और इनका गुलाम कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम, तो गुलाम था इनका मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर ये इसका गुलाम था और इसे 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार देकर खरीदा था। ठीक है, तो इसलिए इसे 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता था। फिर अब हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था जूना खान। ठीक है, जूना खान इसके बचपन का नाम था और इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था। ठीक है, इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ओके, दिल्ली से दौलताबाद इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक इसने दीवान ए कोही की स्थापना की। ठीक है, दीवान ए कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और पीतल के सिक्के बनवाए। ठीक है,
तांबे और पीतल के सिक्के बनवाए जिनके दाम सोने और चांदी के सिक्के के बराबर थे। ठीक है, तांबे और पीतल के सिक्के के दाम सोने और चांदी के सिक्के के दामों के बराबर थे। ठीक है ना। फिर बात करें हम जलालुद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन खिलजी यह खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक था और पहला सुल्तान था। ठीक है, पहला सुल्तान था। इसने 1290 से 1296 तक शासन किया था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी यह अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था और इस अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की ही हत्या करके दिल्ली पर राज किया था। ठीक है ना, जो कि और यह भी ठीक है खिलजी वंश का शासक था, खिलजी वंश का शासक था। फिर अब हम बात करें गयासुद्दीन बलबन, तो गयासुद्दीन बलबन यह 9वां सुल्तान था। ठीक है, खिलजी वंश का 9वां सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। ठीक है, जिले इलाही की उपाधि धारण की थी गयासुद्दीन बलबन ने और इसने रक्त और लोह की नीति अपनाई। ठीक है, रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। ठीक है ना, गयासुद्दीन बलबन ने और इसने सजदा और पैबोस की प्रथा अपनाई। ठीक है, सजदा और पैबोस की प्रथा अपनाई थी गयासुद्दीन बलबन ने और गयासुद्दीन बलबन यह नौरोज़ त्यौहार लाया था। ठीक है ना, नौरोज़ त्यौहार लाया थे या इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और गयासुद्दीन बलबन इसने दीवान ए अर्ज की शुरुआत की। ठीक है ना, दीवान ए अर्ज की स्थापना यानी कि सैन्य विभाग की स्थापना की। ठीक है, और दीवान ए अर्ज और दीवान ए वजारत की स्थापना की थी। दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग और दीवान ए वजारत यानी वित्त विभाग की स्थापना की थी गयासुद्दीन बलबन ने। ओके, ये है सारी डिटेल्स। सो आई होप आपको ये पसंद आए और आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, नोट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद से किसको घटाकर समायोजित करके सकल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त किया जा सकता है। तो सकल घरेलू उत्पाद से किसको घटाकर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त किया जाता है, तो यह किया जाता है विदेश से शुद्ध साधन आय को घटाकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विदेश से शुद्ध साधन आय। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब पर इसके गलनांक पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो वायुमंडलीय दाब पर इसके गलनांक पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को संलयन की गुप्त ऊष्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संलयन की गुप्त ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है गुलबर्ग कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला की डैश शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो गुलबर्ग कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला की दक्कन, राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्कन शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और बहमनी राज्य की संस्थापक कौन थे बहमनी के, तो ये थे हसन गंगू। हसन गंगू यह बहमनी के संस्थापक थे। ठीक है, संस्थापक थे और गुलबर्ग यह बहमनी की राजधानी थी। ठीक है ना, बहमनी की राजधानी थी गुलबर्ग। गुलबर्ग जिसे अब
काला बुर्गी कहते हैं, ठीक है, गुलवर्ग जिसे आप काला बुर्गी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को रतौंधी के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो इनमें से किस विटामिन को रतौंधी के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो यह माना जाता है विटामिन ए को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ए की कमी को रतौंधी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग का डैश ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? तो ध्वनि तरंग का आयाम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयाम। ध्वनि तरंग का आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो कि संगीत वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित है? पहला है उस्ताद जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन यह तबला वादक है। फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यह शहनाई वादक है। फिर है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यह बांसुरी वादक हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांसुरी वादक हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। फिर है उस्ताद बिलायत खान। तो उस्ताद बिलायत खान यह सितार वादक थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि पंचायतों की अवधि से संबंधित है? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 243 ई, यह पंचायतों की अवधि से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट है, मुगल सम्राट डैश ने 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो किस मुगल सम्राट ने 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो इसकी अनुमति दी थी जहांगीर ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जहांगीर यह एक मुगल सम्राट था जिसने 1617 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। ओके, अब सॉरी, फिर बात करें हम जहांगीर को। तो जहांगीर इसने जंजीर ए अदल की शुरुआत की थी, ठीक है ना, जंजीर ए अदल जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता है। ठीक है, यह इसने कहाँ लगवाई थी? तो यह लगवाई थी आगरा के किले में, ठीक है ना, आगरा के किले में यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर जहांगीर ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई? तो इसने बनवाया था बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है, और इसने बनवाया था मोती मस्जिद, ठीक है, मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में है। ठीक है, ओके, तो ये जहांगीर ने बनवाए थे। फिर बात करें अकबर की, तो अकबर का पूरा नाम क्या था? तो अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यह अकबर का पूरा नाम था, ठीक है ना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी, ठीक है ना, दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी, और अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया। ठीक है, 1556 से 1605 तक अकबर ने शासन किया और इसने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की। अकबर ये बाबर का पोता था और हुमायूं का बेटा था। ठीक है, अकबर बाबर का पोता था और हुमायूं का बेटा था। ठीक है, और अकबर ने कौन सा युद्ध किया था? तो अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। ठीक है ना, दूसरा युद्ध किया था कब? तो ये हुआ था 1556 में। और यह किसके बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध? तो ये हुआ था
अकबर वर्सेस हेमू के बीच हुआ था, ठीक है ना। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर वर्सेस हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। अकबर ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया था, ठीक है ना। सबसे पहले इसने फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया और इसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। बुलंद दरवाजे का इसने निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ठीक है। अकबर ने आगरा का किला बनवाया, आगरा का किला बनवाया और इसने आगरा का किला बनवाया और इबादत खाना बनवाया, ठीक है ना। इबादत खाना बनवाया था, ठीक है। फिर अब हम बात करें बाबर की, तो बाबर का पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर, ओके। जहीरुद्दीन बाबर, यह इसका पूरा नाम था, ठीक है। और बाबर इसने पानीपत का पहला युद्ध किया था, ठीक है ना। पानीपत का पहला युद्ध किया था, तो यह किसके बीच हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध तो ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। अब हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे कि बाबर के युद्ध की, और उसकी भी ट्रिक भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। बाबर को युद्धों को याद करने की ट्रिक, तो युद्धों को याद करने की ट्रिक है, एक मिनट, हाँ, ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया, खाना खाया, चांद देखा, चांद देखा, घर गया और मर गया, ठीक है। तो ये इसको याद करने की ट्रिक है। पानी पिया से, तो पानीपत का पहला युद्ध मैं यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे भी एक बार बता देती हूँ, ठीक है ना। तो पानीपत का पहला युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। फिर खाना खाया से खानवा का युद्ध, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 में, और ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच, ठीक है। बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ था। फिर है चांद देखा से चंदेरी का युद्ध, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1528 में, ठीक है। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, और ये हुआ था बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच, ठीक है। बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच ये युद्ध हुआ था। फिर घर गया से घाघरा का युद्ध, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, और ये युद्ध हुआ था बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच, ठीक है। बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था, और मर गया तो 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ओके, बाबर की। फिर बात करें तो बाबर ने कौन कौन क्या किस चीज़ का निर्माण करवाया? तो बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था बाबर ने। और बाबर यह कहाँ से आया था? तो बाबर यह फरगना से आया था, ठीक ना, फरगना से आया था बाबर, ठीक है। फिर अब हम बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब ये कौन था? तो औरंगजेब का पहले पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था मुहीउद्दीन मोहम्मद, ठीक है। मुहीउद्दीन मोहम्मद, यह
औरंगजेब का पूरा नाम था, ठीक है ना। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? मुहिउद्दीन मोहम्मद, यह औरंगजेब का पूरा नाम था और इसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। आलमगीर के नाम से भी इसे जाना जाता था। एक मिनट, यहाँ पे मुझसे ना गलती हो गई, ठीक है, एक मिनट। हाँ, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़। हाँ, सॉरी। हाँ, ठीक है। जहांगीर ने क्या बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था शालीमार बाग। शालीमार बाग जो कि कहाँ पर है? तो यह है श्रीनगर में, ठीक है। और इसने मोती मस्जिद बनवाई थी, ठीक है, मोती मस्जिद बनवाई थी। और इसने बेगम शाही मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। मोती मस्जिद और बेगम शाही मस्जिद का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। और औरंगजेब ने बनवाया था बीबी का मकबरा, ठीक है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। और इसने मोती मस्जिद बनवाई जो कि यह दिल्ली में, ठीक है। फिर इसने बादशाही मस्जिद बनवाई, जो कि लाहौर में है, ठीक है। मोती मस्जिद बनवाई जो कि दिल्ली में है और बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है। और औरंगजेब यह शाहजहां का बेटा था, ओके। तो आप इसे लिख लीजिएगा। तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। और यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी जहांगीर की, तो आप प्लीज़ इसे सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। तो जहांगीर ने शालीमार बाग बनवाया था, मोती मस्जिद बनवाई थी और बेगम शाही मस्जिद का निर्माण करवाया था, ओके। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा इनमें से कौन सी ग्रामीण आवास योजना है जिसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, एक मिनट, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया? तो यह किया गया है इंदिरा आवास योजना को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1877 में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया की ओर से उद्घोषणा पढ़ी थी जब उन्हें केसरे हिंद भारत की महारानी की उपाधि दी गई थी? तो किस वायसराय ने पढ़ी थी? तो यह पढ़ी थी लॉर्ड लिटन ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन, वायसराय लिटन, ठीक है। वायसराय लिटन यह एक कूर वायसराय था, ठीक है, यह एक कूर वायसराय था और यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कोशिका की खोज सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है ना। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। फिर बात करें रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने कोशिका केंद्रक की खोज की थी, ठीक है ना। कोशिका केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो इन्होंने खोज की थी पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और लुई पाश्चर इन्होंने रेबीज टीका की खोज की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तैराकी में न्यूनतम लेन की चौड़ाई मीटर में क्या है? तो तैराकी में न्यूनतम लेन की चौड़ाई मीटर में क्या है? तो इसकी चौड़ाई मीटर में है 2.13। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पौधों की पत्तियों से छिद्रों द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों की पत्तियों से छिद्रों द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया यह कहलाती है बाष्पोत्सर्जन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है, दस्तावेज बनाने, संग्रहित करने और प्रिंट करने में सक्षम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डैश कहा जाता है?
तो दस्तावेज बनाने, संग्रहित करने और प्रिंट करने में सक्षम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ड प्रोसेसर। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।